Good morning to all of you. Welcome to Saint Soldier Divine Public School main branch. This is your accounts lecture and today we will discuss the most important chapter that is called company account, accounting for share capital. तो अब जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि कंपनी होती क्या है। अगर हमें थोड़ा सा हम बैक चलें अपने +1 की तरफ, तो हमने एक बिज़नेस टॉपिक किया था जिसमें हमने किया था कि अगर हमने बिज़नेस करना है तो उस बिज़नेस को करने के लिए हम किस किस मोड के थ्रू बिज़नेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया था कि कोई इंडिविजुअल अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर कंसीडर करते हैं। देन उसके बाद आया था कि अगर आपको थोड़ी सी कैपिटल ज़्यादा लगानी है और आप कुछ पार्टनर की नीड भी चाहते हो और अपने रिस्क को भी रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म के थ्रू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देन लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास मेंबर्स जो हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ कंपनी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जो कंपनी होती है वो एक तरीके की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी भी आपके साथ आपका बिजनेस करती है और आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर की जाती है। तो अगर हम कंपनी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन कंसीडर करें तो कंपनी को हम क्या कहते हैं, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ प्रीपेक्चुअल सेक्शन एंड द कॉमन सील। इट मीन्स कंपनी को हम एक अलग पर्सन कंसीडर करेंगे जिसमें क्या होगा कि वो जो कंपनी है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी, वो अलग से डील करेगी। देन उसका एक अपनी कॉमन सील होगी, सिग्नेचर जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी में अगर आपने बिजनेस करना है या अपनी कंपनी शुरू करनी है तब आपको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे जो बेस्ट कंसेप्ट आता है वो आता है शेयर कैपिटल का। जो शेयर कैपिटल है तो नाम से क्लियर है, कैपिटल। इट मीन्स किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या ज़रूरी है, कैपिटल ज़रूरी है। और जब आप कंपनी शुरू करते हो तो आपको ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत सारी पैसों की ज़रूरत होती है। तो कभी कभार जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके। कईयों के पास होता भी है, तो इसलिए जो कंपनी है वो दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि जितने मेंबर्स हैं उतने मेंबर्स अपनी कैपिटल लेके आते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देन जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि जितने मेंबर्स हैं वो तो पैसा लेकर आएंगे ही आएंगे, प्लस एक ऑप्शन और होती है कि आप क्या कर सकते हो, पब्लिक से भी डिमांड कर सकते हो पैसा इन्वेस्ट करने की। अब बात आती है कि पब्लिक जो है, जो सिंपल पर्सन्स हैं, आम लोग हैं, वो हमारी कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे, उनको क्या बेनिफिट होगा। तो कंपनी कहती है कि जो लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाएंगे उनको मैं डिविडेंड पे करूंगी, डिविडेंड इन द सेंस प्रॉफिट पे करूंगी। तो जो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड कंसीडर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि आपने जितना भी कैपिटल है उसमें से कुछ यूनिट, जब हम कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं यूनिट में, दैट इज़ कॉल्ड अ शेयर। तो लोगों से जितना पैसा हमने मंगवाना है उसको हम शेयर कैपिटल के अंदर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग क्लियर करते हैं शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल, कैपिटल मीन्स आपको दो वर्ड से बना है, एक तो शेयर, दूसरा है कैपिटल। तो कैपिटल तो पता है कि जितना पैसा आपने क्या करना है, एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल। अब बात आती है शेयर क्या है। शेयर एक यूनिट है, शेयर इज़ अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। पूरी की पूरी जो कैपिटल है कंपनी की वो जो यूनिट में डिवाइड कर दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। अब इसकी एक फेस वैल्यू होती है, जैसे ₹10, 5, 100 एक्सेट्रा। अब इसकी एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने कंपनी में क्या करना है, 1 लाख रुपए शेयर इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। तो अब 1 लाख रुपए शेयर इन्वेस्ट करने हैं तो पूरी 1 लाख की कैपिटल की ज़रूरत है। अब मैं क्या करती हूँ, सोचती हूँ कि अगर एक यूनिट, एक शेयर को मैं 10 रुपये का कर दूँ
तो इट मीन्स मैं डिवाइडेड बाय क्या करूँगी 10, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे 10,000 शेयर। इट मीन्स मैं अगर मार्केट में 10,000 शेयर डालूंगी तभी मेरे पास 1,00,000 रुपये आएंगे और एक शेयर की कितनी वैल्यू होगी 10 रुपये होगी। तो इसको हम शेयर कैपिटल कंसीडर करते हैं। तो अब मेन इम्पॉर्टेंट जो बात आती है कि हमें ये शेयर कैपिटल करना कैसे है, ये अपने आप में ना बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इसका सबसे पहले ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ओवरव्यू में क्या होगा कि हम एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरीके से ये शेयर कैपिटल वर्क करता है। तो अब हमने मीनिंग तो क्लियर कर लिया शेयर कैपिटल का क्या होता है। अब सबसे पहले बात आती है कि कितने तरह के काइंड्स ऑफ शेयर, कितने तरह के हमारे पास शेयर्स अवेलेबल है जो हम लोगों को ऑफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। हमारे पास दो तरह के शेयर अवेलेबल है, मार्केट में भी दो तरह के शेयर अवेलेबल है, फर्दर इनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। देन सबसे पहले आता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा आता है इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें हम क्या करते हैं, नाम से क्लियर है प्रेफर, हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं। इक्विटी शेयर से पहले हम इन लोगों को प्रेफर करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा। और इसका जो डिफरेंस मेन है वो है डिविडेंड का। इसमें जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करते हैं और इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में पे किया जाता है। तो इक्विटी शेयर में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं हम उनको ओनर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं। ओनर ऑफ द कंपनी मीन्स जो लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कौन से शेयर से इन्वेस्ट किया है, इक्विटी शेयर से इन्वेस्ट किया है, तो उनको हम शेयर होल्डर के साथ ओनर्स भी बोल सकते हैं। बट जो लोग प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम ओनर्स नहीं बोल सकते, उनको हम उतना हक नहीं दे सकते। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ये वोट कर सकते हैं, जो भी मैनेजिंग डिसीजन होंगे, जो भी कंपनी के डिसीजन होंगे, इनके पास ये वाला राइट नहीं होता है। तो इनमें शेयर एक ही तरह के हैं बट उनकी कैटेगरी अलग अलग है। इसमें रिस्क लेवल थोड़ा सा कम है, इसमें रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आपके पास कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट सबसे पहले दिया जाता है डिबेंचर्स होल्डर को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद प्रेफर किया जाता है प्रेफरेंस शेयर को और लास्ट में जितना प्रॉफिट बचता है वो किसको पे किया जाता है, इक्विटी शेयर को। तो अब इक्विटी शेयर बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है तो इसलिए उनके पास कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं कंपनी की तरफ से। तो ये तो हो गया हमारे शेयर्स। अब हमने ये भी माइंड में सेट कर लिया कि मैंने जा तो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करूँगी, जा मैं किस में करूँगी, इक्विटी में करूँगी। तो अब आती है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल में आता है सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स अ मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल जो ऑथराइज की जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि इससे ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। सपोज हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 करोड़, ठीक है। अब जो 10 करोड़ है वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो रजिस्टर्ड होगी। हमारे जो MOA AOA बनते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसमें ये 10 करोड़ मेंशन होगा कि हम इस 10 करोड़ से ज़्यादा कुछ भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है कि जो 10 करोड़ है वो सारा का सारा हम लोगों से भी नहीं मंगवाएंगे। क्यों नहीं मंगवाएंगे? अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, जब मेरे साथ 2 या 3% और स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी, तो वो भी तो पैसा लेके आएंगे ना। तो सपोज अब देखो 10 करोड़ कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहे 10 करोड़ में से मैंने बोला कि मेरे पास 4 करोड़ हैं, तो अब मेरे पार्टनर के पास भी कुछ अमाउंट होगी, वो कहता है कि मेरे पास 2 करोड़ है, तो 6 करोड़ तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब हमें और कितने की ज़रूरत है? 4 करोड़ की ज़रूरत है। 10 में से 6 तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, बाकी कितनी ज़रूरत है? 4 करोड़ की ज़रूरत है। तो वो जो 4 करोड़ हैं उसको मैं किसके अंडर डालूंगी? इशूड कैपिटल के अंदर। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि जो पैसा मैंने कहाँ से मंगवाना है, पब्लिक से मंगवाना है, दैट इज़ कॉल्ड अ
इशूड कैपिटल। तो अब मैंने 10 करोड़ में से 4 करोड़ क्या है पब्लिक से मंगवाना है, तो उस कैपिटल को मैं कौन सी कैपिटल बोलूँगी, इशूड कैपिटल बोलूँगी। अब मैंने इशू तो कर दी, मैंने एक नोटिस निकाला, एडवर्टीजमेंट निकाली कि भाई मेरी ये XYZ कंपनी है, इसको 4 करोड़ की ज़रूरत है, जो लोग बेनिफिट चाहते हैं, जहाँ हम पे थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। तो 4 करोड़ ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही पर्सन इन्वेस्ट करेगा। मैंने इसको नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे भी कह सकते हो, इसमें एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में निकाली है। तो जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि लोगों ने तुम्हारी कंपनी में कितना सब्सक्राइब किया है, कितने पैसे लगाए हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड द इक्वल सब्सक्रिप्शन। इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। क्या होता है सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कितने पैसे कंपनी के पास आए, जो क्या कर रहे थे, इशूड कर रहे थे। उसमें से सबसे बेस्ट पोर्शन आता है, सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो आता है इक्वल सब्सक्रिप्शन का। इक्वल सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब था? मैंने इशू किए 4 करोड़, तो जैसे भी जितने भी लोगों ने मेरे पास जो पैसे थे वो 4 करोड़ से पूरी ऑफ़र भेज दी कि हम 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारी कंपनी में। तो अब 4 करोड़ मैंने इशू किए थे, 4 करोड़ ही मेरे को मिल रहे हैं, तो मैं इसको इक्वल सब्सक्रिप्शन में कंसीडर करूँगी कि जितना पैसा मैंने लोगों से मांगा उतना पैसा मेरे पास आ गया, तो उसको हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, इक्वल सब्सक्रिप्शन में कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन उन केसेस में होता है जिन कंपनी की गुडविल या रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। लाइक इसमें मैं रिलायंस ले सकती हूँ, बजाज ले सकती हूँ, बिरला ले सकती हूँ। तो ऐसी कुछ कंपनीज जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे लोग खुद चाहते हैं इन्वेस्ट करना और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब ये शेयर्स निकालेंगे और कब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि मैंने जो लोगों से पैसे मांगे वो कितने मांगे, 4 करोड़ मांगे। अब 4 करोड़ तो मैंने मांग लिए हैं, बट लोगों ने इकट्ठे करके मेरे को कितना दे दिया, 6 करोड़ दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं इन 6 करोड़ को यूज़ कर सकूं। इट मीन्स जो मेरे पास एक्सेस में अमाउंट आई, एक्सेस में कितनी अमाउंट आई, 2 करोड़ की। अब इस 2 करोड़ को मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब होता है कि जब मैं उनका पैसा वापस कर देती हूँ। मेरे पास 6 करोड़ थे, 6 करोड़ में से मेरे को कितना चाहिए था, 4 करोड़ चाहिए था। अब मैं 2 करोड़ को क्या कर दूँगी, वापस कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ बैंक। कोई भी उसका लेना देना कंसीडर नहीं करूँगी। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास एक नया अल्टरनेटिव अवेलेबल है, एक दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि जितने पैसे आए आप उसको वापस क्यों कर रहे हो। ठीक है, वापस करने की कंपनी कहती है ज़रूरत नहीं है, उसको इस तरीके से किया जा सकता है कि एडजस्ट कर लो। एडजस्ट का मतलब होता है कि जो ये 2 करोड़ है, ठीक है ना, आपको पता होगा कि हम फर्दर करेंगे कि जो हम पैसे मंगवाते हैं वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। तो अगर एक इंस्टॉलमेंट में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट आती है तो जितनी एक्सेस अमाउंट है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास 2 केसेस आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ रिजेक्शन। हम रिजेक्ट कर देते हैं, जितने भी एक्सेस अमाउंट है वो हम पे बैक कर देते हैं उनके शेयर होल्डर को। और एडजस्टमेंट में हम क्या कर देते हैं, उसको एडजस्ट कर देते हैं फर्दर इंस्टॉलमेंट में, जिसको नाम दिया जाता है प्रो राटा। तो प्रो राटा का जो केस है वो फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन उस कंपनीज़ के साथ होता है जो नई कंपनीज़ होती हैं, जहाँ उनकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं होती है। अब जो नई कंपनी है, सपोज मेरी कोई कंपनी है XYZ, अब लोगों का जो आजकल की सिचुएशन है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों का जो विश्वास है उन कंपनी से उठ जाता है। तो वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से कुछ हिचकिचाते हैं। तो उस केस में अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। कैसे? कि मैंने 4 करोड़ की डिमांड करी थी, इशूड कितने करे थे पब्लिक्स को, 4 करोड़ करा था। अब उसमें से मेरे को सिर्फ कितना आया है, 2 करोड़ आए।
अब लोगों ने जितना भी पैसा इकट्ठा करके भेजा वो कितना करके भेजा, 2 करोड़ करके भेजा। अब भाई मैं क्या ये 2 करोड़ से अपनी शेयर कैपिटल की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकती हूँ? तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं नहीं, आप नहीं कर सकते हो। अगर जितना भी आपने इशू किया है, इशू करने का जो है उसका 90% एटलीस्ट आपके पास आना चाहिए। तो अगर 4 करोड़ का 90% 2 करोड़ बनता है फिर तो आप कंपनी स्टार्ट कर लो। बट अगर 4 करोड़ का 90% 2 करोड़ नहीं बनता है, ऑब्वियस है नहीं बनता है, तो इट मीन्स आप ये कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इस सब्सक्रिप्शन से अब हमने ये तो कर लिया कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो किस तरीके से होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अब हमने जो शेयर है, अब हमारे माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया कि भाई हमने पहले ऑथराइज कैपिटल देखनी है, फिर इश्यूड कैपिटल देखनी है, देन उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखनी है। अब फिर उसके बाद माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने जो शेयर लोगों से मंगवाने हैं वो किस फॉर्म में मंगवाने हैं, किस तरीके से मंगवाएंगे, लोगों को क्या बोलें कि आप हमें क्या दीजिए, हमें एसेट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कैश चाहिए, क्या चाहिए, कैसे आप मेरी कंपनी के ओनर बन सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसमें आता है सबसे पहले इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर जो है वो 2 तरीके से होता है, विद द हेल्प ऑफ फॉर कैश एंड अदर देन कैश कंसिडरेशन। फॉर कैश का मतलब होता है कि कैश में पैसा मंगवाया। सपोज आपने भी कभी सुना होगा कि जो रिलायंस के शेयर है वो 1299 रुपीज़ का है, तो जो हमने अमाउंट सुनी है 1299 रुपीज़, दैट अमाउंट इज़ विद द हेल्प ऑफ कैश। तो इट मीन्स वो कैश की अमाउंट है जो हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब होता है इन काइंड। इन काइंड का अगर मतलब कंसीडर किया जाए वो होता है कि हम कैश नहीं ले रहे आपसे, आप ऐसा करो कैश के बदले कुछ और दे दो। सपोज मैंने क्या किया, 10 लाख की बिल्डिंग एक कंपनी को बेच दी। ये डीलिंग कैसे होती है, जैसे किसी को रेंट में बिल्डिंग लेनी होती है या किसी को बेचनी होती है, तो कंपनी कहती है कि भाई मैं आपको ना पैसे नहीं दे सकती, आप ऐसे करो 10 लाख की जो बिल्डिंग है ना, उस 10 लाख के बदले में जो मैंने आपको कैश में पेमेंट करनी है आप मेरे से शेयर खरीद लो। तो अब वो जो बिल्डिंग का ओनर है, जो वेंडर है, वो कहेगा कि मैं बिल्डिंग भी दे रहा हूँ, शेयर भी ले रहा हूँ, तो शेयर के बदले मेरे को क्या मिलेगा। तो शेयर के बदले हमने पहले कंसीडर किया था, पहले डिस्कस किया था कि डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो अगर तो कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, और आपको लगता है, उस वेंडर को लगता है कि ये कंपनी मेरे को प्रॉफिट देगी और मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट होगा, ये 10 लाख कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो शेयर कंसीडर कर लेगी, शेयर खरीद लेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हमने जो शेयर है वो फॉर कैश करना है या अदर देन कैश करना है। अब यहाँ पे ये भी डिस्कस हो गया कि हमने शेयर्स जो हैं वो पैसे लेके आने हैं। अब पैसे कैसे लेके आने हैं, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, जहाँ आजकल अगर रियल वैल्यू कंसीडर करें तो 1299 रुपीज़, दैट इज़ अ फेस वैल्यू फॉर द 1 शेयर। तो ये एक शेयर की वैल्यू है। तो अब देखो इतनी बड़ी अमाउंट है, ये वाली एक शेयर है, तो जिस बंदे ने 100 शेयर खरीदे होंगे तो वो एक टाइम पे इमीडिएटली इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो अगर वो इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ही कंपनी डिसाइड करके रखती है कि हमने कभी भी पूरी जो लमसम अमाउंट है वो नहीं मंगवाएंगे, हम इसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे। तो जब वो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है तो उसको कैटेगरीज उन्होंने डिवाइड कर दी है, ये सारी इंस्टॉलमेंट्स ही हैं कि मंगवाते इंस्टॉलमेंट में ही है, बट ये डिवाइड कर दिया है इन्होंने कुछ कैटेगरी में। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन मनी, सेकंड है अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि इन्होंने 2-3 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा निकालना ही निकालना है, सारा पैसा मंगवाना ही मंगवाना है। ये कई बार जो इंस्टॉलमेंट्स है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप तक भी चलती हैं, कि जिस टाइम पे कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, उस टाइम पे जब ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो वो जो लास्ट में कॉल्स बचती हैं वो मंगवाती हैं। अब इसकी एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल लेके ना हम काम को शुरू करते हैं किस तरीके से। सपोज़ मेरी एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़, तो मैं यही सोच के
अपना काम शुरू करती हूँ कि अगर एक शेयर एक ही बंदे ने 10 रुपये देने होंगे तो वो 10 रुपये मैं इकट्ठे नहीं मंगवाऊँगी, उसको मैंने डिवाइड कर दिया इन पार्ट्स में। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो एप्लीकेशन के टाइम पे आप ऐसे करना, 2 रुपीज़ दे देना। जब मैं आपसे अलॉटमेंट मनी मंगवाऊँगी तो आप 2 रुपीज़ दे दे 3 रुपीज़ दे देना। अगर मैं फ़र्स्ट कॉल मंगवाऊँगी उस टाइम पे मेरे को मे भी लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं होगी, तो आप 1 रुपीज़ दे देना। और बाकी जितना भी बैलेंस बचता है वो एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल एंड फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के हिसाब से दे देना। ये जितनी भी आप बना सकते हो, कई बार थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल ऐसी भी बन सकती हैं, बट मैंने सेकंड कॉल पे इसको बंद कर दिया। तो अब देखो 10 रुपीज़ में से मेरे को 6 रुपीज़ आ गए। तो इट मीन्स जब मैं सेकंड कॉल करूँगी तो वो कितने पैसे मंगवाऊँगी, 4 रुपीज़ मंगवाऊँगी। तो ये होती है इनकी डिवीज़न। अब आती है कि इनको नाम कैसे कंसीडर किए हैं। तो एप्लीकेशन मनी वो मनी होती है जब मैंने तो नोटिस निकाल दिया, मैंने तो एडवर्टाइजमेंट कर दी कि भाई मेरे को पैसों की ज़रूरत है, जिस लोगों के पास पैसे हैं और वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं वो मेरे को पैसे भेजें। तो वो जो पैसे भेजते हैं वो भेजते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन मनी। इट मीन्स वो पूरे 10 रुपये नहीं भेजेंगे, वो कितने पैसे भेजेंगे, जितनी मेरी एप्लीकेशन की मनी है। उसके बाद जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तब मैं पहले कॉलिंग करती हूँ, उनसे मंगवाती हूँ, देन वो पैसे भेजते हैं। तो एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग हम बेसिक एंट्रीज करेंगे वो डिफरेंट होती है एप्लीकेशन की, और बाकियों की जो एंट्रीज है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब आता है पैसे। तो अब मैंने डिवाइड कर दिए कि मैं 10 रुपये ऐसे मंगवाऊंगी, बट अब आता है रेपुटेशन। रेपुटेशन के बेस पे कई बार हम फेस वैल्यू में ऊपर नीचे करते हैं। वो कैसे होता है कि जो हमने ये 10 रुपये मंगवाए हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम किस तरीके से मंगवा सकते हैं, लाइक एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब हम पार में क्या है कि जितना भी हमने डिस्कस किया कि 10 रुपये की वो प्रोडक्ट है, 10 रुपये का वो शेयर है, 10 रुपये ही लोगों से मंगवाए कि भाई तुम 10 रुपये ही मेरे को दो, उसको हम बोलते हैं एट पार। फिर हमारे पास आता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि मेरी फेस वैल्यू तो है 10 रुपये, ठीक है, वो शेयर भी कितने का है, 10 रुपये का, तो मैं डिविडेंड भी किस पे मिलेगा, 10 रुपये पे। पर मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, लोग तो मरे जा रहे हैं मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तुम एक्स्ट्रा क्या करोगे। इसलिए वो कहते हैं कि जो चीज़ 10 रुपये की है वो 10 रुपये की चीज़ मैं आपको 12 रुपये की दूंगा। डिविडेंड किस पे मिलेगा, 10 रुपये पे मिलेगा, बट वो चीज़ आपने कितने की खरीदनी है, 12 रुपये की खरीदनी है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। ये उन कंपनीज़ के साथ में होता है जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, जैसे रिलायंस, ठीक है, टाटा बिरलास। तो ये जो कभी भी अपने शेयर इशू करती है वो हमेशा प्रीमियम पे इशू करती हैं, क्योंकि लोग इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि आज कुछ पैसे ज़्यादा लग जाएंगे बट हमें प्रॉफिट भी आएगा, तो चाहे इसके हिसाब से प्रॉफिट आए बट प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो कंपनीज़ हैं उनके पास एक ऑप्शन होती है कि वो प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। और जब वो फिर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जो ये 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है उसको हम नाम दे देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है वो कहाँ पे कंसीडर की जाती है, वो इन किसी भी इंस्टॉलमेंट में हम ऐड बैक कर देते हैं। जैसे अब 12 रुपये है तो यहाँ पे 10 रुपीज़ बन रहा था, तो मैंने बोला कि जो फाइनल फर्स्ट कॉल है वो 1 रुपये से है, इस टाइम पे भी तुम ऐसे करना, ये 2 रुपये भी साथ में भेज देना, टोटल कितने पैसे भेज देना, 3 रुपये भेज देना। तो ये जो मैंने 3 रुपीज़ उनको दिए हैं वो 1 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट कॉल एंड द सेकेंड 2 रुपीज़ फॉर द प्रीमियम। तो ये होता है प्रीमियम का केस। फिर नेक्स्ट आता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, एट डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब आपको लगता है अंडर सब्सक्रिप्शन ना हो जाए, 90% से कम भी ना हो जाए, तो आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो शेयर है वो 10 रुपये का है वो पर बेच कितने का रहे हो, 8 रुपीज़ का दे रहे हो। और इसमें क्या होता है कि चाहे तुम जो डिविडेंड है वो 10 रुपये से आप लोगे, बट आप मेरे को कितने पैसे दो, 8 रुपीज़ दो। यहाँ पे 2 रुपीज़ का क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। अब के टाइम पे कंपनीज एक्ट 2013 में आके ये डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है उन्होंने हटा दिया है। सिर्फ अब जो शेयर है वो एट पार और एट प्रीमियम ही इशू किए जाते हैं, बट ये एक कैटेगरी इनकी भी है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं।
अब हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें कर ली, किस तरीके से कंपनी इन्वेस्ट करेगी, किस तरीके से शेयर मंगवाए जाएंगे। अब क्या आता है लोगों का नज़रिया। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो आकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब स्टार्टिंग में आके उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके साथ क्या होता है कि जो एक पर्सन था, अब हम इसको थोड़ी सी स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं कि सपोज एक पर्सन था जिसके पास स्टार्टिंग में पैसा था, 2019 में उसके पास बहुत पैसा था। उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया 1000 शेयर से। उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दी, अलॉटमेंट मनी भी दे दी। अब आ गया 2020। अब 2020 आते ही उसकी जॉब चली गई। अब जॉब चली गई तो अब उसके पास पैसों की कमी होगी, तो अब वो घर का खर्चा ही इतने अच्छे से नहीं निकाल पा रहा, तो वो कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो अब कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो अब उसने बोला कि भाई मैं आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे सकता। तो कंपनी कहती है मेरे को पैसे चाहिए, तो ये बंदा कहता है मेरे को ये पास पैसे नहीं हैं, तो वो मंगवा लेती है कि भाई पैसे दे, पर वो फिर भी बंदा पेमेंट नहीं कर सकता। तो वो जितने से पेमेंट नहीं करता उतनी अमाउंट को हम कॉल इन एरियर में कंसीडर करते हैं। सपोज मेरे पास 1000 शेयर थे, 10,000 शेयर ले लेते, ठीक है। मैंने ऐप फर्स्ट कॉल मंगवानी थी 1 रुपीज़ से, तो इट मीन्स मेरे पास 10,000 आने चाहिए थे। उसमें से एक पर्सन के पास 1000 के शेयर थे, तो उस बंदे ने मेरे को पेमेंट नहीं करी, तो इट मीन्स 1000 रुपये नहीं आया। तो अब मेरे पास कितना पैसा आया, 9000। तो इट मीन्स जो 1000 का मेरे को लॉस हो रहा है उसको मैं क्या नाम कंसीडर कर दूंगी, कॉल इन एरियर्स। ठीक है जी। तो ये कॉल इन एरियर्स एक पॉइंट तक होता है कि अगर एक बार जैसे सपोज 2020 में वो पेमेंट नहीं कर पाया, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि वो 2021 में फिर उसके पास पैसा आ जाए, तो उस टाइम पे उसके पास एक ऑप्शन होगी कि तुम जो 2021 में पैसा पे करोगे वो तो करोगे ही करोगे, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम 2020 के भी पैसे पे कर दो विद इंटरेस्ट। ठीक है, बट ये कुछ लिमिट तक होती है, और जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद एक नया जो है वो टॉपिक शुरू हो जाता है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देन फिर आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है, अब कईयों के पास जैसे मैंने बोला कि बहुत पैसा है, ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे करते हैं कि हम अगले साल की पेमेंट भी इसी साल कर देते हैं। तो अगली जब आप इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल मंगवा रहे हो, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही वो क्या कर देते हैं, उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो वो कौन सा केस हो जाता है, कॉल इन एडवांस। तो जो बंदा इसमें भी डील करता है तो उसमें भी कंपनी क्या करती है, उनको इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टॉपिक जो है वो शेयर फॉर फ्यूचर। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है शेयर फॉर फ्यूचर का। शेयर फॉर फ्यूचर का क्या मतलब होता है कि जब्त कर लेना। जब्त मतलब जो हमने कॉल्स इन एरियर थे, इसको मैंने कितनी बार नोटिस भेजा कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, अब दे दो, इस टाइम पे दे दो, फर्स्ट कॉल में दे दो, सेकंड कॉल में दे दो, पर ये कहता है कि भाई मेरी सिचुएशन तो ऐसी है, मैं पैसा नहीं दे सकता। तो अब कंपनी भी फिर अपने मूड में आ जाती है। कंपनी कहती है ठीक है मत दो पैसा, अब हम क्या करेंगे, जितने तुमने शेयर इन्वेस्ट करे थे मेरी कंपनी में वो शेयर भी मैं वापस ले लेती हूँ, और प्लस जितनी तुमने अमाउंट भी दी थी वो भी अब मेरी होगी। ठीक है, उस चीज़ को मैं क्या बात करती हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर। दोबारा से एक बार क्या करवाती हूँ, सपोज उस बंदे ने 1000 शेयर में इन्वेस्ट किया, उसने एप्लीकेशन मनी 2 रुपये से दे दी, इट मीन्स उसने 2000 दे दिया। फिर उसने मेरे को अलॉटमेंट मनी भी दे दी, 3000 भी दे दिया। ठीक है, इट मीन्स टोटल उसका मेरे पास 5000 आ गया है। ठीक है, बट उसने ना ही मेरे को फर्स्ट कॉल दी ना ही उसने सेकंड कॉल दी, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी मिला के कितनी बनी, 5000। ठीक है, अब देखा जाए तो 10,000 की जो चीज़ थी उसमें से 5000 तो मेरे पास आ ही गई है, बट मैं क्या करती हूँ कि उसके जो 5000 उसने दिए थे वो भी वापस नहीं करती हूँ, उसको मैं क्या करूँगी, फोरफीट का मतलब जब्त कर लेना, उसको अपने पास रख लेना। शेयर को भी अपने पास रख लिया, उसकी अमाउंट को भी अपने पास रख लिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्या हो जाता है, वो शेयर होल्डर को लॉस होता है जब उनके शेयर फोरफीट हो जाते हैं। तो अब जो शेयर फोरफीट हो जाते हैं उनको फर्दर वो क्या कर देते हैं, री इशू कर देते हैं। री इशू इन द सेंस, ये पर्सन का नाम था मोहन,
तो मैंने मोहन से 1000 शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो अब शेयर दोबारा से मेरे पास आ गए, तो अब मेरे पास राइट है कि किसी और बंदे को मैं ये शेयर बेच दूँ। तो वो मैं शेयर डिस्काउंट पे भी बेच सकती हूँ, इक्वल वैल्यू पे भी बेच सकती हूँ और प्रीमियम पे भी बेच सकती हूँ किसी भी पर्सन को। सपोज मैंने वही 1000 शेयर जो है वो रोहन को बेच दिए, तो अब रोहन मेरे लिए नया शेयर होल्डर हो गया, मोहन का नाम मेरी लिस्ट में से कट गया। तो ये सारा जो ओवरव्यू है मैंने आपको दिया है, यही हमने अपने शेयर कैपिटल में करना है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। आई होप आपको ये सारा जो ओवरव्यू है समझ आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।